Hello everyone, welcome to my channel Academic Igno. In today's video, I will be discussing your next paper, that is MZOE 003 Aquaculture. As usual, I will be discussing the most important questions along with your answers in this video. I will be covering the block 1, which contains 4 chapter in your first block. Chapter 1 से 4 तक हम जो है वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि MZOE का, हालांकि मैं आपको फर्स्ट ब्लॉक ही कवर करवा पाई थी ड्यू टू माय बैड हेल्थ। सो अगर आपने वो क्वेश्चन भी देखा हो, वीडियो 1 भी देखा हो, तो उसका क्वेश्चन 1 ही आपका एज़ यूजुअल जो है पेपर में आ गया था। सो वो क्वेश्चन मैंने खुद टर्मिनल क्वेश्चन से उठाया था और वही जो है इग्नू ने अपने पेपर में भी इन्होंने वही वहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको एज इट इज़ दे दिया। सो टेक दीज क्वेश्चन वेरी सीरियसली। आई हैड मेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दीज वीडियोज़। अगर आप जो है पढ़ने के बाद इसको रिविजन के तरीके से ले रहे हो, सो इट विल ऑल्सो helps in your preparation. So let's start without wasting much time. I also want to add one more thing in that I will be starting the series of lecture for second year as well soon on my channel, so please subscribe it to get those videos as well, to aid your preparation and boost your exam preparation. So let's see questions in this video. और जो ये वाली जो वीडियो है, अगर मैं उसका आपको थोड़ा ओवरव्यू दूँ, तो इसमें आपको काफ़ी सारी स्पीशीज़ कवर करनी है। सो मैंने इसमें जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पीशीज़ जितना आपको कवर करना है वो सारा इसमें ऐड ऑन कर दिया है, जिससे कि आपको फ्रेश वाटर सिस्टम, मरीन वाटर सिस्टम, सी वाटर सिस्टम भी कवर करना है। तो तीनों जो हैं वो आपके सेकेंड चैप्टर में आई थिंक आपको दिए हुए हैं, तो वो भी आप जो है 3 क्वेश्चन की फॉर्म में उसको ईजिली यहाँ से कवर कर पाएंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। तो हमें ये बताना है कि एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए। सो लेट्स सी, देयर आर 5 फैक्टर्स broadly which you can see on the screen. This diagram is being taken on from your course book as only. So as you can see there, these are 5 factors. हमारे 5 फैक्टर हैं। पहला है हमारा चॉइस ऑफ स्पीशीज़, कि आप कौन सी स्पीशीज़ जो है चूज़ कर रहे हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है कंज्यूमर्स के बीच में, या फिर वो प्रेफरेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा होना चाहिए पहला। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए लोकल कंडीशंस में उस स्पीशीज़ की। ऐसा नहीं है आप कोई एक्जॉटिक स्पीशीज़ ले और वो लोकल इन्वायरमेंट के लिए सपोर्टिव ना हो। मार्केट पोटेंशियल होनी चाहिए उस स्पीशीज़ में। तो ये सारे हमारे चॉइस ऑफ स्पीशीज़ के अंदर आ गए। सेकेंड पॉइंट हमारा है इनपुट एंड सपोर्ट फैसिलिटी। उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हमारे इनपुट भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि वाटर, सीड, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। सो ये सारे हमारे जो है अवेलेबल होने चाहिए। ये हमारा सेकंड फैक्टर है जो गवर्न करेगा एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए। थर्ड इज़ फंड अवेलेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फंड ही नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट यूर एक्वाकल्चर सेटअप। सो ये फंड अवेलेबिलिटी जो है हमारा थर्ड फैक्टर हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सब्सिडीज़ भी जो है अगर गवर्नमेंट दे रही है तो दैट विल बी प्लस पॉइंट फॉर दिस पर्पस। फोर्थ हमारा जो इसमें फैक्टर होगा, कंस्ट्रेनिंग फैक्टर, वो हमारा हो जाएगा सोशियो कल्चरल एंड लीगल एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट्स। हमारे कल्चरल ट्रेडिशन से भी कुछ ड्रिवन होती है हमारी प्रैक्टिसेस। तो पहला हमारा ये होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कैसे हो रहे हैं वहाँ के लोकल एरिया में, परमिशन दे रहे हैं लोग या नहीं दे रहे हैं। सो थर्ड इज़ दिस, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है वहाँ पर उस रीजन के अंदर इस एक्वाकल्चर प्रैक्टिस की, और रिस्क कैसा है हमारा, भी क्रॉप फेलियर भी तो हो सकता है ना। सो ये सारे कंसिडरेशन फैक्टर हमें जो माइंड में रखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी इज़ मस्ट फॉर डूइंग एक्वाकल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स जो है हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई जो टेक्निक है वो इतनी कॉम्प्लेक्स भी ना हो जाए कि वो वहाँ पर सपोर्ट ही ना कर पाए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू द टारगेट बेनिफिशरीज़, जो टारगेट बेनिफिशरीज़ हैं उनके पास तक हमें टेक्नोलॉजी पहुँचानी में जो है अवेलेबिलिटी को जो है उसको प्रॉपर पहुँचाना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोकल एप्लीकेशंस, बेसिकली हमें लोकल लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे करके उसको क्या करना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। फैसिलिटी फॉर वाटर रिप्लेसमेंट टेक्निक हम आगे देखेंगे रास, तो ये जो है वाटर रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स हमारे एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट फॉर एक्वाकल्चर सिस्टम। पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन ये था कि जो हमारे एक्वाकल्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है उसके
डिसाइडिंग फैक्टर क्या होते हैं यहाँ पर हमारा ये है कि अगर एक्वाकल्चर हो गया है उसकी वजह से क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें कंसिडरेशन माइंड में लेकर चलने चाहिए. सो देयर आर फ्यू कंसिडरेशंस जो कि हम आगे इसमें देखेंगे. एक्वाकल्चर होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीनेशियस फूड सप्लाई बट ऑल्सो बिसिट्स विद सेवरल कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीज आउटब्रेक. या ऐसा हो सकता है ना कि जहाँ आपने सेटअप लगाया हुआ है वहाँ पर डिसीज़ का आउटब्रेक हो जाए. सो वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस कर सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा. तो देखते हैं एक्वाकल्चर सिस्टम आर हाईली प्रोन टू स्ट्रेस फ्रॉम हाई डेंसिटी स्टॉकिंग, रफ हैंडलिंग, फीडिंग रिजीम एंड इनअप्रोप्रिएट वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है डिसीज़ का आउटब्रेक हो सकता है. फार्म लीड्स टू मास मोर्टालिटी एंड कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस. द सेकेंड पॉइंट इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ लैंड यूज एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर. जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, द expanding world population has already started weighing down the heavy availability of land for agriculture. और अभी आपको एग्रीकल्चर भी करना है तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर इज फास्ट बिकमिंग वन ऑफ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द लाइफ. एक्वाकल्चर के लिए भी आपको लिमिटिंग फैक्टर यानी कि वाटर चाहिए और लाइफ के सर्वाइवल के लिए तो चाहिए. सो ये दोनों हमारे जो हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है फीड इंग्रेडिएंट एंड सप्लाई शॉर्टेज. एक्वाकल्चर परस्यूट्स फॉल अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज. जैसा कि हमारा पहला कल्चर होगा हाई वैल्यू कार्निवोरस फिशेज लाइक श्रीम्स वगैरह का, और अदर हमारा होगा लो वैल्यू स्पीशीज़ का. जो हाई वैल्यू स्पीशीज़ हैं उनको हमें मील भी फिर उस हिसाब से देनी होगी. तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ये हमारी होंगी ऑन सप्लाई ऑफ फिश मिल्स हमें इनमें देना पड़ेगा या फिर ट्रैश फिशेज देनी पड़ेंगी. किनको? हाई वैल्यू फिशेज़ को. बट लो वैल्यू फिशेस को जो है हम वेजिटेबल वेज से भी चला सकते हैं. सो अगर हमें हाई वैल्यू फिशेस लगानी है तो हमें उनके फीड सप्लाई का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस इज़ योर कंस्ट्रेनिंग फैक्टर फॉर दैट. सोशल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स में हमारे क्या आएंगे, जैसे सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट आर overcoming traditional land leasing patterns, finding time for new activity in already busy schedule, influencing perceptions of risk and food security, allocation of scarce financial resource for aquaculture, and serious lack for knowledge and experience due to lack of training. So ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, social economic constraints के अंदर. So now let's see the third question. एक्सप्लेन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप. आपको क्या करना है, फ्रेश वाटर और उसके टाइप्स जो हैं बताने हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के बेसिकली. सो इसके आपको 3-4 जो है टाइप भी एक्सप्लेन करने हैं, लेंटिक, लोटेक, बेंथम. तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको इसमें कवर करनी है और आपको 1 मार्कर में भी वो जो है डिफरेंशिएट की फॉर्म में पूछ सकते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इज कंसनट्रेटेड inland water body. Most of fresh water is confined as polar ice caps and in glaciers, while about 1% is found as groundwater. It can be classified into two types of water bodies, that is lentic and lotic. हमें ये lentic और lotic काफ़ी डिटेल में देखना है कि भैया lentic और lotic इन्वायरमेंट आखिरकार होते क्या हैं. होते तो दोनों फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का ही टाइप है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि जो लोटिक इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या होगा, रनिंग वाटर सीरीज़ को हम जो है लोटिक बोलते हैं, जिसमें हमारी क्या होंगी, वो वाटर बॉडीज इंक्लूड होंगी जो कॉन्टीन्यूसली मूविंग एंड डेफिनेट डायरेक्शन. They include all stages and forms of river systems such as springs, streams, rivulets, river along with floodplains and swamps. वहीं अगर हम लेंटिक का देखें तो लेंटिक हमारे होंगे स्टैंडिंग वाटर सीरीज जो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं एक जगह पर. Lentic environment consists of static water and includes all forms of inland water in which the water is essentially stagnant or with the water motion not forming a continuous flow in definite direction. सो ये हमारा किस में आ जाएगा, लेंटिक में, जहाँ पानी जो है मूव नहीं कर रहा है, एक की जगह खड़ा हुआ है. स्मॉल वाटर मूवमेंट कैन अकर जो कि हमारी इंटरनल करंट फ्लो की वजह से हो सकता है, वेव एक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर फ्लो इन द विसिनिटी ऑफ इनलेट आउटलेट की वजह से इसमें हमें स्मॉल मूवमेंट्स जो है देखने को मिल सकते हैं. लेंटिक हैबिटेट के हमारे एग्जांपल हैं जैसे लेक, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स और बोग्स. सो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल्स हैं. नाउ नेक्स्ट जोन हमारा क्या है, लिथोरल जोन. सो लिटोरल या फिर लिथोरल जोन में हमारा क्या होगा, इट इंक्लूड्स द शैलो वाटर्स ऑफ लेक. शैलो वाटर्स इसमें हमारा इंक्लूडेड होगा. शैलो में जो ज़्यादा उसका जो डेप्थ वगैरह नहीं है, यूजुअली एट द शोर लाइन एरियाज वेयर द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रीचेज द सेडिमेंट ऑफ द लेक which allows the aquatic plants to grow. Many species of life forms like macrophytes, vegetation, snails, crustaceans like crabs and shrimps.
लिम्नेटिक जोन में हमारा क्या होगा, लिम्नेटिक जोन इज एन ओपन वाटर जोन अवे फ्रॉम द शोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कहाँ पाया जाता है, अवे फ्रॉम द शोर, सेंटर के पास में ही पाया जाएगा ऑफ द लेक, where the penetration of light doesn't reach the bottom. This zone is also referred to as pelagic zone. Important. Phytoplanktons and zooplanktons forms the dominant species. Zooplankton such as rotifers, scopids, cladocarans are key component of the food web. Benthic zone हमारा क्या है, benthic zone are the lowest point of water body. Benthic zone extends from the shoreline in the littoral zone to the bottom of the lake in the limnatic zone. In the littoral zone, the light penetrates till the bottom, so the bottom of sediment surface rich in flora and fauna. सो यह हमारे फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म। सो पहला हमारा है रिटर्न एंड फोटामॉन, क्रीक एंड ब्रूक, लिटोर एंड लिमनेटिक जो आप जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ओलिगोट्रॉफिक लेक एंड यूट्रॉफिक लेक एंड रियोसरिन एंड हेलोसरिन स्प्रिंग। सो ये सारे क्वेश्चन जो है हमें इसमें वन बाय वन देखने हैं। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन्स। सो रिटर्न, जो ये रिटर्न और फोटामॉन है ये रिवर्स के जो जोन्स हैं उनको डिवाइड करके बना हुआ है, देखते हैं। रिवर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड into two distinct zones along with their length, namely Ritron and Potamon. So Ritron हमारा होगा is a step under reaches of water which is characterized by low temperature not exceeding 20 degrees Celsius and high oxygen concentration 5 to 12 mg per liter and turbulence. Ritran constitutes the upper part of river zone, and fishes inhabiting the Ritran zone of the river have a streamlined profile, round in cross section and exhibit a low body depth. So ये सारे हमारे रिट्रॉन के जो हैं पार्ट्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमारे ये कंडीशन सारी रखेगा। वहीं फोटामोन जोन की अगर हम बात करें तो दिस इज कैरेक्टराइज बाय द मीन मंथली टेम्परेचर अबव 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें लो था। दिस जोन इंक्लूड्स द मिडिल पार्ट ऑफ द रिवर एंड extends up to the river mouth. The middle part of this zone dominated by barbels, rainbow trout, Indian trout, hill trout, and mashir. Fishes in the bottom zone generally display shoaling tendency, which is a behavior for protection against predators. Fishes move in short bursts and get tired quickly and hence rest in the shelter of most of the time. So ये हमारा फोटामॉन भी खत्म हो जाता है। The next part is रियोस्ट्रेन और हेलोस्ट्रेन में हमें जो है डिफरेंशिएट बताना है। तो पहले देख लेते हैं कि ये किस में स्प्रिंग किसको बोलते हैं। स्प्रिंग आर द रीजन्स वेयर द ग्राउंड वाटर इमर्जेस फ्रॉम द सॉइल टू द अर्थ सर्फेस, उसको आप जो है स्प्रिंग बोलते हो। रियोस्ट्रेन स्प्रिंग होती है हमारी वो वाली स्प्रिंग जो हमारी फॉर्म होंगी कहाँ पर, स्लोप्स पर, विच डायरेक्टली फॉर्म अ स्मॉल स्ट्रीम। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर रिवर। नेक्स्ट हमारा है लिम्नोस्ट्रेन स्प्रिंग, इसमें हमारा क्या है, these are the spring that lie at the bottom of the pond and lakes. फिर हमारा हेलोस्ट्रिन या फिर हेलोक्रीन भी बोल, इसकी प्रोनाउंसिएशन दो हो सकती है, आप जो को आपको ठीक लगे आप वो बोल सकते हो। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग गिव्स राइज टू वेटलैंड्स एंड पॉक्स, दे अकर्स एट द आउटक्रॉप्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। सो ये आपका रेफरेंस तीनों स्प्रिंग के उसमें ख़त्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओलिगोट्रॉफिक लेक, हमें बतानी है ओलिगोट्रॉफिक लेक हमारी कौन सी लेक होती हैं, जिन लेक का जो लेवल है वो न्यूट्रिएंट्स का वो क्या हो, लो हो, विद ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी उनकी जो है लो हो, उनको आप ओलिगोट्रॉफिक बोलते हो। बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन ओलिगोट्रॉफिक लेक इज composed of phytoplankton, zooplankton, macrophytes and fishes which are often less populated but rich species composition. सो पॉपुलेशन तो कम है बट कंपोजिशन उनकी फिर भी रिच रहती है, हालांकि न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर लो है। Therefore, there is less accumulation of organic matter and sediment and low oxygen consumption in that region. Oligotrophic lakes are characterized by great depth and clean water. Now, the next is eutrophic lake. Eutrophic lakes are those lakes with high level of nutrient content with overall high productivity. The biotic community of eutrophic lake are characterized by population हाई पॉपुलेशन विद लेस स्पीशीज कंपोजिशन। सो ये इसका जो है डिफरेंस हो जाएगा, उसमें क्या था, लोएस्ट पॉपुलेशन विद हाई स्पीसीज composition. There is high organic matter accumulation and hence eutrophic lake are characterized by considerable shallow depths. क्रीक की हम अगर बात करें तो क्रीक हमारा एक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो कि स्मॉलर होता है हमारा देन ट्रिब्यूटरी, उसको आप जो है क्रीक बोलते हो। Brook हमारा होगा upland bubbling brook is a small stream smaller than creek. It has a rocky bottom and foamy white color.
सो ये आपका जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है। हालाँकि मैंने थोड़ा इसको और इलैबोरेट करने की कोशिश की है। Creek and brook are both terms for small streams, but they differ slightly in their size, regional usage. A creek is generally considered larger and may have more defined flow, while a brook is smaller, often described as gentle or trickling stream. Now let's move to our next question. Fifth question में आपको explain करना है ब्रैकिश वाटर सिस्टम एंड इट्स टाइप। सो हमने अभी फ्रेश वाटर सिस्टम एंड इट्स टाइप देख लिया और उससे जितने भी हमारे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में जो क्वेश्चंस थे वो भी आप कवर कर चुके हो। नाउ लेट्स सी ब्रैकिश वाटर सिस्टम हमारा क्या होगा और उसके टाइप्स हमारे कितने होंगे। ब्रैकिश वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर इन वेरिंग कंसंट्रेशन। इसमें आपका सॉल्ट वाटर का और जो फ्रेश वाटर का है वो कंसंट्रेशन क्या होगा वो वेरी कर सकता है फ्रॉम मिक्सचर टू मिक्सचर। इन नेचर द ब्रैकिश वाटर बॉडीज इंक्लूड्स द रनिंग वाटर एज वेल एज स्टैंडिंग वाटर बॉडीज। दे आर टर्म्ड एज एस्चुरीज, बैक वाटर एंड ब्रैकिश वाटर लेक्स एटसेट्रा। अगर एस्चुरीज की बात करें तो एस्चुरीज इज अ रीजन और अ एरिया वेयर फ्रेश वाटर और फॉर रिवर discharges into the seas and get mixed with saline water. The estuary is a ecotone, rather a complex buffer zone sharing the same characteristics of both aquatic system but not identical to neither. So इकोटोन हमारा वो रीजन होता है जिसमें हमारे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हों और मिक्सचर हम इसको बोल सकते हैं ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम। सो backwaters हम देखते हैं backwaters can be defined as some stagnant water bodies which are the part of river but not reached by the current. In the coastal area during the flood season, excess fresh water from the river and canals accumulate and gets connected with the sea, while in the lean season they become detached by scent barriers. Now let's see the sixth question. In this question, we have to differentiate between the two terms that is lagoon and estuary, Himalayan river and peninsular river, lakes and reservoirs, cold water currents and warm water currents. So let's see what does that means. Lagoon and estuaries की अगर हम बात करें so lagoon is a shallow water body of brackish and salt water that is separated from the sea by a barrier such as sandbar, coral reef or barrier island. So ये हमारा होता है lagoon. Lagoon have limited exchange with the ocean leading to variation in salinity and water quality. In aquaculture, lagoons are often used for brackish water fish farming such as shrimps and mullets. एस्चुरी की अगर हम बात करें तो एस्चुरी हमारी क्या होती है अनदर वही है पार्शियली कोस्टल वाटर बॉडी है जिसमें हमारा जो फ्रेश वाटर है फ्रॉम द रिवर्स मीट्स एंड मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी. Estuary are nutrient rich and highly productive zones, support diverse species like milkfish, oyster, crabs. और estuaries are more dynamic than lagoons due to tidal influence. तो ये सारे डिफरेंस आपको जो है माइंड में रखने हैं टू राइट डाउन योर आंसर. Let's see the second one. Himalayan River and Peninsular River. Himalayan River originates from the oceans in the Himalayas and are perennial, meaning the flow is remains throughout the year. These rivers, such as Ganga, Brahmaputra, carry a large volume of water, having high sediment loads. They are cold in the upper stretches, supporting the cold water aquaculture species like trout. So ये आपको जो between the lines examples आ रहे हैं आप mind में रखिए. In contrast, peninsular rivers such as Godavari and Krishna originate in the Western Ghats and Deccan Plateau. These rivers are mostly rain-fed, seasonal, with more regulated flow. They support the warm water aquaculture, mainly carps, catfish, and suitable reservoir of fisheries. लेक्स और रिजर्वायर में क्या हमारा डिफरेंस है लेक्स इज़ अ नेचुरली फॉर्म्ड वाइल रिजर्वायर जो है वो मैन मेड है उसको ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है ठीक है टिपिकली क्रिएटेड बाय डैम्पिंग रिवर्स फॉर द शॉर्ट वाटर स्टोरेज इरीगेशन एंड हाइड्रो पावर के लिए हम रिजर्वायर बनाते हैं लेक में हैव स्टेबल इकोसिस्टम वाइल रिजर्वायर आर ऑफन एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन इन द वाटर लेवल्स एंड क्वालिटी. In aquaculture, both can support extensive and semi-extensive cage and pen culture. इसका क्वेश्चन हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इस पेपर के. However, the reservoir are often are larger and used for stock enhancement program. Species like major carp, while lakes might support the recreational fisheries or localized fish farming. Now the next is cold water and warm water currents. So cold water currents are typically found in high altitude regions, temperate zones where the water stay below the temperature of 20 degrees Celsius. The water are rich in dissolved oxygen and are ideal for a species like rainbow trout,
स्नो ड्राउट विच रिक्वायर्स कूल्स एंड क्लीन फास्ट मूविंग वाटर। वार्म वाटर हमारा जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है वेयर द टेम्परेचर जनरली अबव 25 डिग्री सेल्सियस। दीज environment supports the species like tilapia, rohu, katla, catfish which grow well in warmer, stagnant, slow moving waters. This is more widespread and commercially productive, especially in the countries like India. So India में हमारा warm water current is more prominent as compared to cold one. Next क्वेश्चन हमें ये बताना है, एक्सप्लेन द बायोलॉजी ऑफ द स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली स्पीशीज़ की जो है हमें बायोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। आपको जो है पेपर में, आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे हैं। मैंने जो है फ्रेश वाटर की यहाँ पर 5 स्पीशीज़ लगभग कवर की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप से कोई भी एक पूछी जा सकती है। आप इनको प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका आंसर शायद आप अटेम्प्ट कर पाएँ। नाउ काटला एंड काटला। काटला जो फिश होती है, दिस इट इज़ नेटिव टू इंडिया, कॉमनली नोन एज काटला, बाचा एंड बाखू। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका प्लेन्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार के साइड में पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन इस फिश का अगर हम देखें तो इट हैज़ अ डीप बॉडी विद अ कॉन्स्पिक्यूअस हेड, large upturned mouth with lower jaw is prominent and protruding. A dorsal fin with 16 to 14 branch rays are present. The body is grayish black, silver in the side and beneath. Pectoral fins are long and extends up to pelvic fins. The fins are darkish black in the color. It has large regular scales on the body which are cycloid scales. So this is also important. So ये तो इसका डिस्क्रिप्शन था। अब इसकी बायोलॉजी के बारे में बात करें, आपको हर जो फिश है वो ऐसी कवर करनी है कि भाई पहले उसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बता दीजिए, मतलब उसके बारे में क्या आपको पता है, और फिर उसका बायोलॉजी एक्सप्लेन कर दीजिए। सो ये 3 चीज़ों की तरह ही आप इन स्पीशीज़ को कवर करिए। दिस कार्प इज सरफेस फीडर, सरफेस फीड करती है, ये हॉर्बीवोर होती है, मेनली फीड्स ऑन द जू प्लैंक्टन्स, इट कंज्यूम्स फाइटोप्लैंक्टन्स एज वेल एंड डेट्राइटस प्रेजेंट in the oceans or the water as an emergency. They can breed in controlled conditions and in natural conditions of running water in rivers, streams during the monsoons. It attains maturity in the second year and breeds in the third year of its life. Fertilization and development of the eggs is external, while the ova are shed in the shallow marginal areas of river and stream during swamping. नेक्स्ट जो स्पीशीज आपको कवर करनी है वो है लोबियो रोहिता। सो इट इज़ नेटिव टू इंडिया एंड कॉमनली नोन एज रोहू, धम्बारा एंड भोबारी। सो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कवर करना है आपको कि कहाँ कहाँ पाई जाती है एंड देन बायोलॉजी। सो डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है प्लेन्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, तराई रीजन ऑफ नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार की साइड में मिलता है। बायोलॉजी की अगर इसकी बात कर लें हम तो ये कॉलम फीडर होती है, हर्बीवोर होती है, फीड्स मेनली ऑन द प्लैंक्टन, पेरीफाइटॉन एंड समटाइम्स ऑन जू प्लैंक्टॉन्स। Like the catla, it also breeds in running water of the rivers, stream during the monsoons. It can breed under controlled conditions but not in confined waters. It attains maturity in second year of life. Fertilization and development is external. Found candidacy of rohu varies from 2 to 2.5 lakh eggs per kilo body weight. This fish swims successfully in captivity with all inducing agents like hormone, pituitary, ovaprim, ovidite, etc. सो ये सारे हमारे इसके जो है बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे बता दिए। इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 11 to 13 आवर्स हो सकता है एट 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्पीशीज विच यू हैव टू कवर ऑफ फ्रेश वाटर इज एक्जॉटिक कार्प। सो एक्जॉटिक कार्प को आप साइप्रिनिकस कार्पियो के नाम से भी जानते हैं। द फिश इज कॉमनली नोन एज कॉमन कार्प। डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड है। डायमेंशन की अगर हम बात कर ले तो एडल्ट बॉडी लेंथ इज अबाउट 30 सेंटीमीटर, recording up to maximum length of fish 120 centimeter and maximum weight is 40 kg. So description of the body is oblong, moderately compressed, dorsally projected in an arc shape. Its abdomen is round with the projectile mouth having smooth, simple lips. They have 2 pairs of barbels in upper jaw and lower pairs is a little longer. Their dorsal fin is long, scales are big and thick. Lower part of caudal fin is red. Now let's talk about the biology of these. तो इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, omnivorous होते हैं, फीडिंग ऑन पेरीफाइटॉन एंड अवेलेबल फाइटोजूप्लैंक्टॉन्स। इन फ्राई स्टेज द पोस्टल लार्वल स्टेज ऑफ द फिश जो कि हमारी फीड करेगी ऑन द प्रोटोजोआ, तो ये हमारे omnivorous हो गए, ये हमारे प्रोटोजोआन पर फीड करेंगे और अदर जूप्लैंक्टॉन्स पर। फिंगर लेग्स जो होंगे हमारे पोस्ट फ्राई फ्री स्टेज पर वो जो हैं शिफ्ट कर लेते हैं बेंथिक ऑर्गेनिजम्स सच एज
such as कोरोनोमेट्स, ट्यूबिफिसिट्स एंड अदर इंसेक्ट्स लार्वा। तो इनके तीन तरह के आपको फीडिंग पैटर्न देखने को मिल गए हैं। इन इंडिया कॉमन कार बिलोंग्स टू द चाइनीज strain mature 6 to 8 months age. Males mature earlier than the females. In tropical countries, it breeds twice in a year and once early spring and another time during the monsoon season. Now, the next species which you have to cover is साइजोथोरिक्स रिचार्डसोनी। ये आपको जो है नेक्स्ट कवर करना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लंट स्नो ट्राउट, माउंटेनियन बारबल एंड लोकली असाइला। Distribution is common among the Himalayan and sub-Himalayan region, including Tibet, China, and Pakistan. Description of the body is body of the Sizothorix is oblong, moderately compressed and streamlined. They are grayish-black dorsal part and silvery on the belly. The snout of the male bear nuptial tubercle. The body is covered with minute silvery scales and the abdomen with lighter brown scales. बायोलॉजी की अगर हम इसकी बात करें so it is herbivorous, detriophagic bottom feeder with a mouth well adapted for rasping microbiota growing over the bottom of the rocks, boulders, stones, etc. Feeding mainly on the phytoplankton, algae, aquatic plants, insect larvae, and detritus. Sexual maturity in the females was observed only in those individuals whose length were more than 190 mm, and optimal conditions for swamping requires the running water current under 2.8 to 4 meter per second of a speed and 18 to 21.5 degrees Celsius of temperature and pH up to 7.5. Dissolved oxygen concentration should be about 10 to 15 mg per liter and gravel size of 50 to 80 mm at depth of 1 to 3 meters. सो ये इसकी थोड़ी हमने बायोलॉजी की बात कर ली है। नाउ नेक्स्ट जो स्पीशीज जो लास्ट आपको इसमें फ्रेश वाटर की कवर करनी है वो है माइक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी। इसको आप कॉमनली जाइंट फ्रेश वाटर प्राउन के नाम से भी जानते हो। इट इज़ द लार्जेस्ट प्राउन नोन इन द वर्ल्ड. So this is your important one and it was also being given in your assignment of January 2024. So to cover this species has become very important. So now let's see the distribution of this species. This is mostly found in the lower stretches of the river system of both eastern and western coast, especially in the Hooghly, Godavari, Narmada, and river system like Koleru Lake and Kerala backwaters. If I talk about the descriptions, so morphologically the adult males are longer than the females and rostrum is long, belt in the middle and upturned distally. The abdominal segments have the deep blue transverse band which are more conspicuous on the fourth and sixth segment. बायोलॉजी की बात करें तो these are omnivorous, feeds on aquatic worms, insects, insect larvae, small mollusks, and crustaceans. They are also feed on detritus, vegetable matter such as grains, seed, nuts, fruits, algae, and tender leaves, etc. Males grow slightly faster than the females and attain 175 mm length to 50-gram body weight within 6 months in the pond culture. Giant waterfish prawns attain sexual maturity in the culture conditions where the female 150 mm length and 40 gram in weight. These are very valuable aquatic food organisms exported under the trade name Scampi, commanding a good domestic and export market. So here you ends with your freshwater species. Now let's see the brackish water one. Brackish में आपको ज़्यादा नहीं करनी है, मैंने दो तीन ही ऐड करी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा साइकेला सराटा जो आपको कवर करना है इसमें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडो पैसिफिक स्वैम्प काब। आप जो है इनकी एक बार इमेजेस जाके देख लीजिए, आपको ईजिली माइंड में बैठ जाएंगी कि कौन सी स्पीशीज़ क्या है। फिर आप इसको एक बार दोबारा इस वीडियो से रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी जल्दी रिवाइज होगा। नाउ लेट्स सी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। इंडो वेस्ट वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है। डायमेंशन की अगर हम इसकी बात करें तो एवरेज वेट ऑफ कार्ब इज अराउंड 200 to 400 grams. Maximum size is 28 centimeter in length and 3 kg weight is recorded of this. Now, if I talk about the description, so इसका description क्या है? The color of upper surface of body is that is carapace is greenish brown to fuliginous brown. Lower surface of the fixed finger of cillipeds is dark to pinkish red in color. The outer margins of the wrist of cillipeds has one blunt spine. नाउ बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या है? दिस कार्ब इज बोरोइंग टाइप इन द सैंड एंड मड. द मैक्सिमम साइज अटेन्ड बाय द मेल एंड फीमेल इज 125 mm with the weight of 400 gram and 125 mm having the weight of 350 gram respectively. The carb is omnivorous and it feeds on the crustaceans, mollusks and fishes. The minimum size of at the maturity is 83 mm and their fecundity varies from the 1.1 to 2.2 million eggs. Now the next species of brackish water is Metapeneus
monoceros. So commonly known as brown shrimps and pink shrimps, pickled shrimps इसके जो है common names हैं. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया. दे आर फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ लाइन स्पेशली एश्योरीज ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं इसकी तो एडल्ट जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं विद ब्राउन स्पॉट्स एंड आर कवर्ड विद शॉर्ट हेयर्स. द एंटीना एट द रेंट are red orange and males have prominent curved spines on the fifth walking leg. Biology of this species is that this prawn is very hardy and capable of withstanding sudden fluctuations of salinity and temperatures. They feed on diverse animal and vegetable matters. They attain maturity and spin twines. The male attains maturity in the ponds and stray females advance maturity and encountered under the culture condition in the ponds. They attain maturity after reaching the 7 to 9 centimeter for the males and 11 to 13 for the females. They grow well in brackish ponds, attaining 100 to 130 mm size in about 6 months. Next species is Pinnaceus monodon. So this prawn is commonly known as tiger shrimp and jumbo tiger prawn. Distribution is also common on the east coast, form sizably fishery of berries of West Bengal, big waters, brackish water lakes such as Chilka in Orissa, and Kakinada Bay in Godavari Estuaries Complex. कोस्टल ऑफ आंध्र प्रदेश बिसाइड द ऑफ शोर कैचेस. डायमेंशन की इसकी बात करें तो साइज इसका जो है 33 सेंटीमीटर होता है और वेट इसका 320 ग्राम्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस श्रिम्प इज ब्राउन इन कलर, वाइट एंड डार्क कलर वर्टिकल बैंड्स इसमें पाए जाते हैं. जुवेनाइल्स में जो होगा रेड कलर स्ट्रीक इज प्रेजेंट ऑन द एंटायर बैक ऑफ द पोस्टल लार्वा स्टेज. Rostrum is with the 7 to 8 dorsal and 3 ventral teeth. Hepatic carnica is horizontally straight and the fifth parapod is without exopodite, and pelopoids are brown to blue in color with the reddish fringing setae. Now, biology of this is they are omnivorous and has a preference for the animal matter like polychaetes, crustaceans, insects, small mollusks, etc. Growth of this prawn is generally temperature dependent, which is simultaneously corresponding to the period of high salinities. Faster growth is achieved during summers, basically March to May, and medium in monsoon, poor in winter. They breed in the sea near to the mouth of post larva, 10 to 12 mm size, migrate to estuaries, lagoon breakwaters. They do not mature in pond, however, the induction of maturity breeding under controlled conditions is achieved through Austek ablation. So now let's see to the next question. Explain the species of C. आप दो स्पीशीज जो है ख़त्म कर चुके हो. सी से आपका PYQ ऑलरेडी आपको आ चुका है तो ये आपको करके जानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सी से इस बार पूछ रही थी तो हो सकता है फ्रेश वाटर से या ब्रैकिश वाटर से भी वो पूछ लें. सो यू विल हैव टू कवर ऑल ऑफ देम. सो नाउ लेट्स सी. पिंक टाडा फिक्यूटा. Pink Tata ficuta is commonly known as Japanese pearl oyster. Distribution is widely among the Indian Ocean, Red Sea, Persian Gulf, and Western Pacific Ocean. Description of pink tada is sometimes they are found on the muddy substratum also. Pearl oyster attaches itself to the substratum firmly with the help of biases thread. This pearl differs from other bivalves in possessing a long straight hinge. The long axis of the shell is not at the right angle to the hinge. The left wall is deeper than the right. This is a basal notch on each half at the base of interior lobe. बायोलॉजी की बात करें तो दिस इज अ फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन माइन्यूट फूड ऑर्गेनिज्म. सम मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट. Peak swamping periods are in the months of April to May and September to October in Indian water. Embryo develops into trochophore larva which settles down as spat, small shell जिसको आप बोलते हो, and this found a stable substratum and grow in size forming about the adult oyster. Oyster grows to the height of about 36 meter in which 6 months and 40 to 45 meter in the end of 1 year and about 50 to 55 at the end of second year. सो ये जो है काफ़ी थ्योरी वाला पार्ट है इसलिए मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ. आप जो है इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. आई एम शोइंग द होल कंटेंट ऑन योर स्क्रीन. सो ये काफ़ी जो है थोड़ा क्रैम करने वाला पार्ट है. आपको याद ही करके जाना पड़ेगा टू राइट योर आंसर्स. नेक्स्ट इज इंग्यूला बेंगलिनसिस. इसको आप कॉमनली इंडियन मॉर्टेड ईल के नाम से भी जानते हो. ये पाकिस्तान, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका, बर्मा,
मलय आर्किपेलागो, सी ऑफ चाइना एक्सेट्रा रीजन्स में पाया जाता है। डायमेंशन इसके जो होते हैं, लेंथ अबाउट 200 सेंटीमीटर एंड वेट इज़ 6 kg रिपोर्टेड। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी की बात करूँ तो फिश जो है इलोंगेट होती है हमारी ये। माउथ ओपनिंग रीचिंग बिहाइंड द एज ऑफ द आई एंड लेंथ ऑफ द हेड इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन ऑफ डोर्सल एंड एनल fin rays. Their head is broader than the body and lower jaw is prominent and maxillary teeth extends further back to the wormerians. Color of the body is typically yellowish to the olive brown, malted with a dark brown on the dorsal side and lighter on the ventral side. बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसकी फिश जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती है। विद इन द एरिया ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ दे इनहेबिट द वाटर ऑफ एस्चुरीज एंड सी अल्ट इन द ऑनसेट ऑफ मेच्योरिटी। जो जुवेनाइल्स होते हैं वो नॉट मॉल्टेड होते हैं। एज द मेच्योरिटी अप्रोचेस चेंज इन कलर एंड चेंज इन द साइज ऑफ आई स्नाउट माउथ आर सीन। This fish grows to the maximum length of 120 centimeter while the common size is about 80 centimeter. The forage activity at night, feeding mainly on the wide variety of benthic invertebrates. This commercially important fish is also a game fish. So this is all in this video. If you like the video, then please subscribe to my channel and share it with your friends to get more such interactive videos on regular basis. I will upload the remaining parts of this blog soon. So stay connected. Thanks for watching.